हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा सीरीज चल रहा है और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में मैंने अभी तक भारत में यूरोपीय कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ाया है और इसके साथ साथ जो मेरा पिछला वीडियो था वो धन के बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था। अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति और इसके साथ साथ धन के बहिर्गमन, इन सब का परिणाम क्या हुआ कि भारत में औद्योगिकरण क्या हुआ, ह्रास हुआ, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, अनौद्योगिकरण कहते हैं इसको। इसका मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मेंस के कॉन्सेप्ट में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार की, वर्तमान सरकार की मुख्य एजेंडा रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो दुनिया में जितनी भी देश है उसके केंद्र में इकोनॉमिक ही है। और ये इकोनॉमी इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा और इतिहास से हमें सीखना भी चाहिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा, अपने देश समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये तो तय है। इसलिए यहाँ पे देखिए, अनौद्योगिकरण, इसका मुख्य आधार क्या है? देखिए, मुख्य कारण क्या है अनौद्योगिकरण का? भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, भारतीय ब्रिटिश जो सरकार थी यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया, उसकी आर्थिक जो नीति है उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पूरी तरह से ह्रास हो गया। किस प्रकार से उन्होंने भारत के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में ले गया और ब्रिटेन के औद्योगिकरण के पश्चात जो ओवर प्रोडक्शन था उसको भारत को एक बाजार के रूप में विकसित किया और भारत में सारे वस्तु को, सस्ती वस्तु यहाँ पर लाके गिराया। मशीनीकृत वस्तु थी, इसके कारण भारत से हैंडमेडेड जो क्राफ्ट था वो सरवाइव नहीं कर पाया और भारत के इंडस्ट्री, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो मुख्य कारण क्या था? भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गया। स्वाभाविक बात है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका ब्रिटिश अपने हिसाब से इकोनॉमिक व्यवस्था चला रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आपकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी? वो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन चला आएगा, तो वही आधिपत्य में आ गया। ब्रिटेन ने तकनीकी विकास किया। ब्रिटेन में तकनीकी विकास क्या किया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, हरग्रीव्स ने कटाई की मशीन का आविष्कार किया, क्रॉम्पटन, जो आज भी आप देखिएगा क्रॉम्पटन का जो टुल्लू पंप है या फिर जो मोटर है वो काफ़ी फेमस है, क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया, तथा कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम जिसको हथकरघा कहते हैं आप, है ना, वो मशीनों से चलने वाली पावर लूम का आविष्कार किया। ये सारे आविष्कार फीका पड़ जाते जब तक भारतीय रॉ मटेरियल ब्रिटेन में नहीं जाते। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक नीति का परिणाम ये बताया भारत में, मतलब अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम ये हुआ, ये सारे आविष्कार जो हुए हैं इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल होगा तभी तो इनकी फैक्ट्रियां चलेगी, मशीन तो धरी की धरी रह जाएगी। इसके लिए भारतीय आर्थिक शोषण का सहारा लिया गया और भारत से आर्थिक शोषण करके और परंपरागत जो हमारा उद्योग था उसका विनाश किया और परिणाम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। अपनी इंडस्ट्री डेवलप किया लेकिन भारत की इंडस्ट्री क्या हुई? बर्बाद हो गई। इसी को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अनौद्योगिकरण। दोस्तों, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कि भारत में इससे पहले अंग्रेजों के कृषि के वाणिज्यीकरण मतलब किसानों की जो उपज थी उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन तैयार करना, उसको कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। अभी तक भारत में, यानी अंग्रेजों के नीति से पहले भारत में चावल, गेहूं इत्यादि जो खाद्य वस्तुएं थी जिसका समाज में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपज किया जाता था। अंग्रेजों को इंडस्ट्री में ज़रूरत जिस जिस चीज़ की पड़ी उसके हिसाब से भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया।
मैंने यहाँ मुख्य कारण आपको बताया, कंपनी को भारतीय सामान खरीदने के लिए बुलियन की आवश्यकता होती थी। बुलियन उस समय में खरीद बिक्री की, यानी कि गोल्ड या फिर जो महत्वपूर्ण धातु हुआ करता था उसका आयात करना पड़ता था। अब आयात करना पड़ता था तो इसके लिए क्या थी, यूरोपीय कंपनियों के लिए नुकसान का सौदा था। इसे रोकने के लिए उसने क्या किया, भारतीय जनता से कर वसूली किया। क्या किया, कर वसूली किया, टैक्सेशन को लिया, और इसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण किया। अब मान के चलिए भारत के सामान, भारत से अगर कोई वस्तु खरीदा जाएगा तो भारत के जो व्यापारी होंगे उसको पैसा दिया जाएगा। तो पैसा उस समय में बुलियन हुआ करता था, वो देते थे, और इसलिए तो भारत को सोने का चिड़िया कहा गया। लेकिन उन्होंने बड़ा कायदे से दिमाग लगाया, कहा कि क्यों ना जिस इलाके में हमारा अपना वर्चस्व है, प्रभुत्व है, उस इलाके में ऐसे वस्तु को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जिससे हमें बुलियन को खरीदने की या बुलियन को लाने की, आयात करने की, यानी कॉस्टली जो मेटल है, धातु है ना, सोने चांदी इत्यादि, इस सब को आयात करने का हमारा टेंशन ही खत्म हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन सभी चीज़ों का भारत में उत्पादन करवाने लगा। क्योंकि इनका अपना इलाका था जिस पे अंग्रेजी प्रभुत्व था, तो स्वाभाविक बात है जिस क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभुत्व था वो जमीन अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मैंने याद कीजिए पिछले बार वीडियो में मैंने बताया है आपको, परमानेंट सेटलमेंट जिसको इस्तमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं, इसके बाद महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा भारत ये एग्रीकल्चर में, ये भारत की आर्थिक नीति अंग्रेजों की, वो वाले वीडियो में। तो उसको इन्होंने डेवलप किया। उद्देश्य इसमें क्या मेन उद्देश्य दिया कि मुख्यतः नगदी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नगदी फसल में क्या था, नील, कपास, अफीम, रेशम, चाय इत्यादि, इन सब के उत्पादन पर मुख्य फोकस किया गया, क्योंकि इसी उत्पादन से, ये रॉ मटेरियल था फैक्ट्रियों के उत्पादन के लिए, तो इसलिए इसका उत्पादन भारत में किया जाएगा तो वहां पे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसा समय है 1780 के दशक है, 70-80 का दशक, जो अमेरिकी क्रांति चालू हो चुकी है। तो अमेरिकी क्रांति के कारण वहां से रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है, तो भारत ही तो एक डेस्टिनेशन हो सकता है। इसीलिए इन्होंने एक काम किया, कच्चा रेशम और कपास ब्रिटेन के बुनकरों को निर्यात किया गया। अभी मैंने बताया आपको कि कपास की खेती और रेशम की खेती को बढ़ावा दिया गया। उसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटेन के जो बुनकर हैं, ब्रिटेन के जो फैक्ट्री हैं, है ना, उनको कच्चा माल प्रोवाइड कराया जाए। कपास और अफीम चीन को निर्यात करना। आपको मालूम होगा दोस्तों कि कपास की खेती और अफीम भारत में उत्पादन करके चीन को निर्यात किया जाता था। और आपको मालूम है अफीम वॉर हुआ है चीन और ब्रिटेन के बीच में। भारत में जो ब्रिटेन का शासन रहा है उस समय में अफीम वॉर यानी अफीम युद्ध कहलाता है। अफीम युद्ध हुआ है चीन और ब्रिटेन के बीच में। ये जो कपास और अफीम चीन को निर्यात करने का उद्देश्य क्या था, चीन से चाय जो आयात किया जा रहा था, है ना, उसको बैलेंस बनाना। रंगाई के लिए उस समय सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल यानी विकास नहीं हो पाया था, इसलिए रंगाई के लिए नील की खेती का बढ़ावा दिया गया। आपको मालूम है मॉडर्न हिस्ट्री में, राष्ट्रीय आंदोलन में हम आगे पढ़ाएंगे कि चंपारण सत्याग्रह नील के खेती के संदर्भ में ही है। नील विद्रोह बंगाल में भी हुआ है। तो इसके बाद वाला जो मेरा टॉपिक है वो प्रमुख जन आंदोलन ही है, तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। चाय का बागान स्थापित करने के लिए किया गया। अब देखिए, चाय का बागान स्थापित इसलिए किया के पर प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि चीन से चाय मंगाई जाती थी भारत में। भारत में अंग्रेज चीन से मंगाते थे चाय, और उस चाय चीन के ऊपर से निर्भरता समाप्त करने के लिए, डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत में चाय बागान स्थापित किए गए। और चीन की इकोनॉमी का भी शोषण आधार करना चाह रहा था वो लोग। तो ये सारे फंडा उन्होंने अपनाए हैं अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों, अब ये सारे कंसेप्ट जो डेवलप किए गए उसका मुख्य आधार क्या था, चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 का चार्टर एक्ट भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण है। दो चार्टर एक्ट, एक 1833, एक 1813। 33 के चार्टर एक्ट में ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस एक्ट में
अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और बागान लगाने की अनुमति दी गई, तो चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें क्या किया गया, इसके तहत भारत में पहला चाय बागान कहाँ खोला गया, असम में। कब, 1835 में। बागान का आवंटन किसको किया गया, व्यक्तिगत कंपनी को आवंटन किया गया कि हर वे व्यक्ति जो है अपना कंपनी बना चाय का बागान स्थापित करे। चूंकि चीन पर से निर्भरता समाप्त करनी थी, इसलिए चाय बागान को प्रोत्साहन दिया गया। पहली कंपनी जो चाय कंपनी बनी है, असम चाय कंपनी, जो आज भी है, आज भी असम चाय कंपनी के नाम से बहुत फेमस है। और असम का चाय, दार्जिलिंग का चाय पूरी दुनिया में फेमस है। एक बात दोस्तों मैं बता दूं, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि क्या कारण है कि अंग्रेजों ने चाय का बागान स्थापित करने के लिए शिमला की जगह दार्जिलिंग को चुना। ये ऐसा प्रश्न था कि सम आदमी के बस से बाहर की बात थी, समझने की बात है। इसमें इतिहास भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था भी है। जब तक होलिस्टिक अप्रोच आपके पास नहीं रहेगा, तब तक आप बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। न केवल यूपीएससी बल्कि अब बीपीएससी भी अप्लाइड क्वेश्चन मेंस में पूछता है, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कतई इसका उत्तर देने के स्थिति में नहीं रहेंगे। खैर, पहली कंपनी असम चाय कंपनी स्थापना कब हुई, 1839 में। ये सब फैक्ट है आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। मेंस के कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत मदद करेगा। मजदूरों को प्रायः कहां से ले जाया जाता था, छोटा नागपुर तथा आसपास के क्षेत्र से। आपको मालूम होगा दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर के नाम पर बिहार में, मिथिला और भोजपुरी में बहुत भयंकर गाना चलता है, अब बहुत बेहतरीन भी गाना चलता है, गिरमिटिया मजदूर। आप शारदा सिन्हा का गाना सुने होइएगा कि जब एक औरत, एक पत्नी जो है अपने पति के वियोग में गाना गाती है, उसका हस्बैंड जो है बंगाल में जाता है काम करने, और उसको इस बात का डर होता है कि कहीं बंगाल की जो डायन लोग कहते थे वो लोग, तो वो कहीं हमारे पति को मोह न ले, है ना, मोहित न कर ले। इसलिए वो गाना, उस समय में गाना चला करती थी। महिलाएं घर में अपना खाना बना रही है, चावल फटक रही है और गाना गा रही है, तो ये पति वियोग में गाना गाया जाता था कि बंगाल की जो मतलब क्या बोलते हैं, जादूगरनी कहीं हमारे पति को मोह न ले, क्योंकि वहाँ काम करने लोग जाते थे बेसिकली। तो यही वही मजदूर है, बिहार छोटा नागपुर इलाके का मजदूर, जिसको बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। इनको जबरदस्ती ले जाके काम करवाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों, चाय के बागान को इन्होंने क्या दिया नाम, प्लांटेशन इंडस्ट्री कहा गया। प्लांटेशन इंडस्ट्री एग्जाम में यूपीएससी पूछ चुका है, प्लांटेशन इंडस्ट्री कहा गया। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, चूंकि यह उद्योग नहीं था, है ना, इसमें दस्तकारों की कौशल और लोगों की मेहनत से ये इंडस्ट्री चल रही थी, और इसको इन्होंने इंडस्ट्री का नाम दे दिया। इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं बल्कि मानवीय गुणों का इस्तेमाल, मानवीय कौशलता का इस्तेमाल हुआ करता था। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने इस प्लांटेशन इंडस्ट्री को क्या कहा, निरौद्योगीकरण कहा। क्या कहा, निरौद्योगीकरण कहा। अब चलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें जो हुई, तो क्या लगता है आपको कि भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने स्तर से इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। आधुनिक उद्योगों के विकास में सबसे पहले भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंग्रेजी पूंजीपति भारत में निवेश के लिए आतुर थे। काहे आतुर थे भाई? क्या पड़ी थी इसको कि भारत में निवेश करता? याद कीजिए, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भारत में वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से लेकर 1945 तक चला है। ये वे चरण है जब 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। और इसके बाद 100 साल में ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसका परिणाम हुआ कि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई। और आपको ये भी बात मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से हुआ। रॉ मटेरियल का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था? भारत।
ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद हो चुका था। रॉ मटेरियल के रूप में पूरी तरह भारत के शोषण किया गया, भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया गया, भारत में रेलवे का विकास किया गया। इसका मुख्य आधार क्या था कि ग्रामीण इलाके के यानी कि सुदूर क्षेत्र के रॉ मटेरियल को कोस्टल इलाके तक ले जाना और जहाज से आसानी से ब्रिटेन तक कच्चा माल को पहुंचाना। रेलवे के विकास का उद्देश्य एक ये था। दूसरा उद्देश्य था कि सुदूर इलाके में 1857 जैसी क्रांति दोबारा अगर हो तो उसे रोका जाए, अगर क्रांति हो भी जाता है तो उसे वहां आसानी से फौज को पहुंचाकर उसका दमन कर दिया जाए। रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य इसका यही रहा है। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि 1858 में ब्रिटेन में ये वह समय है जब ब्रिटेन में मार्क्स का पुस्तक और एंजल का पुस्तक आ चुका है और मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन ने अपने ही मजदूरों के शोषण के द्वारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया है। ब्रिटेन में मजदूरों को से 14 घंटा 18 घंटा काम करवाया गया, प्रेग्नेंट महिलाओं से 12-12 14-14 घंटा काम करवाया गया, छोटे बच्चों से 8 घंटा 7 घंटा काम करवाया गया। अब बताइए कि ये शोषण नहीं तो क्या है? महिलाओं के शोषण करके, महिलाओं के साथ अभद्रता करके और वुमेन राइट और ह्यूमन राइट की बात अंग्रेज हमें सिखाते हैं। ये आश्चर्य की बात है। और हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग जो भारत में बैठे हुए हैं वो अंग्रेजी बात और पश्चिमी दुनिया की बात पे ज़्यादा कूदने लगते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में सारी चीज़ें दबी हुई है, बस उसको उकेरने की ज़रूरत है आपकी बुद्धि के विकास के लिए। इसके अलावा ये वो समय है जब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद के कारण शोषण बढ़ता जा रहा था, मार्क्स की आवाज उठ चुकी थी, छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे। जो मजदूर है अपनी आवाज, अपने अधिकार जो है मजबूत कर रहे थे। अब अंग्रेजों के जो पूंजीपति वर्ग था उसको डर लगने लगा कि हम अपना पूंजी कहाँ इन्वेस्ट करें, और वो समय भारत से ज़्यादा सेफ नहीं हो सकता था। इसलिए भारत में उन्होंने पूंजी को निवेश किया। आतुर था इसलिए पूंजी निवेश करने के लिए। क्यों? क्योंकि सुरक्षित निवेश की गारंटी थी। भारत में जो निवेश होता वो पूरी तरह सुरक्षित होता, कहीं कोई उसमें न दहने का डर न सूखने का डर, है ना। सस्ती मजदूरी के कारण अच्छा मुनाफा कमाता है। भारत में मजदूरी आज से नहीं है, आज तो पॉपुलेशन है, उस समय भी पॉपुलेशन हाई था दुनिया में। भारत के लोग और कुछ डेवलप किए ना किए, लेकिन भारतीय जनसंख्या के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी दुनिया के जनसंख्या में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। सस्ती मजदूरी इसका एक आधार था, इसलिए वो आतुर थे भारत में निवेश करने के लिए। गृह उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल की प्राप्ति, ये गृह उद्योग यानी ब्रिटेन के उद्योग के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती, तो रॉ मटेरियल की जरूरत तब होती जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो और आसान हो जाएगा उसको। इसके बाद पूंजी के प्रमुख क्षेत्र क्या थे? पूंजी को जो निवेश करना था ब्रिटेन के पूंजीपति को, उसका मुख्य डेस्टिनेशन या क्षेत्र क्या था? सरकार को दिया जाने वाला ऋण। सरकार को जो दिया जाने वाला ऋण है उसमें निवेश करने का, रेलवे में विकास करने का, सिंचाई परियोजना में विकास करने का, चाय कॉफी और रबर के बाग में डेवलपमेंट करने का, इसके बाद कोयला क्षेत्र में डेवलपमेंट, जूट के क्षेत्र में, जहाजरानी के क्षेत्र में। यानी कि डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर में इन्होंने किया जिस सेक्टर में उसको ब्रिटेन की हित नजर आ रहे थे। अपने हित के लिए विकास किया, न कि भारतीयों के। ये तो जाने अनजाने में भारतीयों का विकास हो गया। एक इतिहासकार ने बड़ा कायदे से कहा कि भारतीय अंग्रेजों के हथौड़ा का इस्तेमाल भारतीयों ने अंग्रेजों को हटाने के लिए किया, यानी भगाने के लिए किया। बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। देखिए, सर्वाधिक पूंजी जो है भारत में वो निवेश किया गया सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी पब्लिक डेप्ट में। पब्लिक डेप्ट बोलते हैं इसको। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी ऋण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों ने, यानी अंग्रेजी लोगों ने निवेश किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था इन्वेस्टमेंट का, वो रेल निर्माण क्षेत्र था। रेल निर्माण में इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? क्योंकि लाभ की गारंटी थी। कै परसेंट? 5%। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे में निवेश करने पर कितने परसेंट की गारंटी थी? 5% की।
दूसरा उद्देश्य क्या था? प्रधान उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सुदूर भारत से कच्चे माल को बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाना। बंदरगाह तक कच्चे माल को आसानी से पहुंचाएगा तब ना इंडस्ट्री उसका मतलब ब्रिटेन में वो कच्चे माल को आसानी से शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से भेज पाएगा। जो दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य है वो देखिए, सेना को दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाना। देखिए 1857 के बाद, और देखिए 1858 से लेके और 1945 तक का जो समय है, 45-46 तक का समय, इसको औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। रजनी पामदत्त ने इसको डिफाइन किया है। तो इस चरण में आपको मालूम है कि 1857 में सिपाही विद्रोह हो चुका है, और सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों के नींव हिला दिए। उसको डर इस बात का होने लगा कि कहीं ऐसा भयंकर विद्रोह फिर दोबारा हुआ तो अंग्रेज बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, और अंग्रेज जो भाग जाएंगे तो फिर उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा? दुनिया ऐसे ही ब्रिटेन से अमेरिका, कनाडा कब के आज़ाद हो चुके हैं। यूरोप में फ्रांस की क्रांति के कारण नेपोलियन का प्रादुर्भाव हो चुका है। नेपोलियन ने अच्छे खासे स्थिति डेवलप कर रखा था वहाँ पे, फ्रांस भी अच्छे विकास में चल रहा था, तो बेचारा वो क्या करता। इसलिए सेना को दूर दराज क्षेत्र में 1857 की क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, अगर उत्पन्न हो तो दोबारा उसे आसानी से दाब दिया जाए, इसलिए रेलवे का विकास किया। दूसरा ध्यान रखिएगा कि भारत में रेलवे के विकास में डलहौजी का पहला प्रयास है। कब? 1846 में। इन्होंने बम्बई टू ठाणे, पूछता है एग्जाम में, भारत में रेलवे सबसे पहला रेलवे कहाँ बना? बम्बई से ठाणे। किसके प्रयास से? डलहौजी के प्रयास से। कब? 1846 में। इसके बाद रेलवे का सबसे अधिक विस्तार हुआ है 1900 ईस्वी के आसपास में। कब हुआ है? 1900 ईस्वी के आसपास में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के समय में। ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण होंगे मित्रों, इसके अलावा आपको कहीं हर जगह मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो जो डेवलपमेंट हुआ है ये सारा का सारा ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा हुआ है। अब भारतीय उद्योगपति कैसे रहेंगे पीछे? हालांकि भारतीयों के पास तो कुछ विशेष था नहीं, लेकिन जो भी था साहस थी, विल पावर था। तो जहां चाह है वहां राह है। चाह था कि अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना, तो टाटा जैसे लोगों ने 1907 में टिस्को की स्थापना की, और उसके साथ साथ जो जिसको जैसा था, जो जहां था, जिस लेवल पे था, अपने स्तर से सब एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। और इसके बाद देखिए हम बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, इन्होंने क्या किया? लोगों को आह्वान किया कि भाई भारतीय लोग अपना इंडस्ट्री डेवलप करें। इसके बाद केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1870 में बंबई में साबुन की फैक्ट्री खोली। अब कहिएगा कि क्या किया? साबुने का फैक्ट्री खोले? अरे भाई कुछ तो खोला, साबुने का फैक्ट्री खोला ना, कम से कम 9 से हाँ सही, इतना तो शुरुआत तो किया। लोगों को जागरूक करने के लिए गांधी का यही तो स्टेटमेंट था कि जो बदलाव आप, जो उम्मीद आप दूसरों से कर रहे हैं, पहले खुद के अंदर लाइए। जब आप अपने अंदर खुद बदलाव लाइएगा तो सामने वाला आपको देखकर खुद आपके रास्ते पे चलने लगेगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या ना, उपदेशक बन जाते हैं, उपदेश देने में माहिर हैं, अब खुद करने के चक्कर में होता ही नहीं है कोई काम। इसलिए लाला लाजपत राय पीएनबी के निदेशक बने, डायरेक्टर बोलते हैं इसको, निदेशक बने। तो इसके हैसियत से उन्होंने उद्योगों को काफी मदद की। इसके बाद सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में बंबई में कासवजी नानाभाई दामर ने स्थापित की थी। ये दरअसल पारसी थे। देखिए पारसियों का भारत के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा भी पारसी ही थे। पारसी वाहिद ऐसा कम्युनिटी है भारत में जिसको दुनिया से उखाड़ दिया गया, लेकिन भारत ने उसको अपनाया, और भारतीयों के औद्योगिक विकास में पारसी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। जे.एन. टाटा द्वारा 1877 में एम्प्रेस मिल नागपुर में स्थापित किया गया। असली में भारतीयों द्वारा उद्योगों का विकास इसके बाद ही शुरू हुआ है। और देखिए पहली जूट मिल सेरामपुर बंगाल के निकट सिरसा में 1855 में स्थापित की गई, लेकिन दोस्तों ये पूर्णतः यूरोपीय कंपनी के अधीन थी।
इसके अलावा 1918 में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई और बिरला कंपनी की स्थापना आपको मालूम है 1919 में हुई। रेलवे का जो विकास हुआ उसमें मार्क्स ने कहा कि ये आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है रेलवे के विकास को, और उनका मानना था कि एक बड़े देश में रेल का जाल बिछाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधारने का काम ब्रिटिश सरकार ने बहुत बेहतर किया है। तो देखिए, मार्क्स का नज़रिया ब्रिटेन के प्रति अलग था, अब मार्क्स का नज़रिया भारत के प्रति अलग था। भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो आँख मूंद के जो है काम करते हैं। मार्क्स ने ब्रिटेन के द्वारा भारत पर किया गया जो अत्याचार है उसकी खिलाफत कभी नहीं की। उठा के देखिए किसी किताब में हमको बता दीजिए। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा अपने ही नागरिकों के इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे 14 घंटा 18 घंटा, उसकी खिलाफत की है उसने, उसकी भर्त्सना की है। लेकिन ब्रिटेन के शासकों द्वारा भारत के पर जो अत्याचार किया गया उसके खिलाफ ब्रिटेन ने कभी नहीं बोला। ये अपने आप में सोचने वाली बात है, जो लोग आंख मूंद कर अंधभक्त बने रहते हैं, ये सोचने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग जे.एन. टाटा ने 1907 में, आपको मालूम है जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के पुत्र थे, और टिस्को की स्थापना की जो आज भी है, और भारत में टिस्को अपने आप में आज भी बहुत बड़ी स्थान रखती है। 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सबसे अधिक अगर लाभ किसी को हुआ तो टाटा को हुआ। टाटा के इस लाभ ने उसको और ज़्यादा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ 1916 में हार कर, मजबूर होकर 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई, और इसी के साथ भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना के साथ इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का अंग्रेजी प्लान चालू हो गया। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बैंक भी स्थापित हुए जो अंग्रेजी हुकूमत के समय में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बैंक थे जो आपके एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। देखिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 1895 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में, इंडियन बैंक 1907 ईस्वी में, सेंट्रल बैंक 1911 ईस्वी में, बैंक ऑफ मैसूर 1913 ईस्वी में। ये वे बैंक थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और अंग्रेजी हुकूमत के समय में स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों, आज हमारा भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण, ये सारे टॉपिक को हमने पढ़ा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो जन आंदोलन होगा, है ना, पब्लिक मूवमेंट होगा। उसमें हम लोग चलेंगे पहले सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बहावी विद्रोह, ये सारे विद्रोह के बारे में चलेंगे। और अक्सर आपके प्रश्न पूछता है कि वो विद्रोह कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये 2 चीज़ें कब हुआ, 3 चीज़ें तो बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम इसी पे बनाएंगे। आशा करता हूं कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा, और मेरा ये प्रयास आपके लिए निरंतर जारी रहेगा। बस आपसे ये निवेदन है कि आप भी अपना प्रयास थोड़ा सा बढ़ाइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, ये भी हमको बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।